So let us now find the magnetic field intensity on the broadside on position or the tangent P position. That is also called the equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास हो रही होती है। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक कोई डाइपोल है प्लस माइनस q, 2l सच दैट इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, m और 2l का प्रोडक्ट होगी, m into 2l एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मीन्स ये होगा कि हमने एक डाइपोल मान ली, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। साउथ पोल का मतलब नेगेटिव पोल मीन्स नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ माइनस है, ये पॉजिटिव पोल मीन्स प्लस m स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल है आपके पास और उनके बीच में सेपरेशन 12। डाइपोल का सेंटर अगर वो मान ले तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों l हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। से इक्वेटोरियल लाइन इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट नॉर्थ पोल रख दें तो उसके ऊपर ये नॉर्थ पोल लाइक पोल रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ये वाला नेगेटिव पोल है, ये अपनी तरफ खींचेगा तो इधर की तरफ, दो फील्ड इंटेंसिटी होगी। लेकिन जितनी पोल स्ट्रेंथ इसकी उतनी ही इसकी है और जितना डिस्टेंस ये आएगा उतना डिस्टेंस ये, तो दोनों फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। तो अगर इसकी बात करें तो ये कितने डिस्टेंस से हुई भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस कितना np और np कितना होगा आपके पास, ये राइट एंगल है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरह से अगर ये sp निकालेंगे तो ये sp भी हमारे पास कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मींस हमारे पास np और ns दोनों आ गए कितने, np एंड sp सॉरी np and sp both are under root of d square plus l square। लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिएगा np का स्क्वायर और sp का स्क्वायर, तो np और sp के स्क्वायर को हम बोल देंगे d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, ये d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अब इसकी फील्ड इंटेंसिटी लाइक चार्ज रिपेल करेंगे तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी। से इसको हमने कितना दे दिया, v1 नाम दे दिया। ठीक है, और नेगेटिव पोल अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी वो इधर की तरफ होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, से इसको मैंने नाम दे दिया v2। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये और डायरेक्शन है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, और ये सपोज वर्टिकल डायरेक्शन है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है कहां से होती है, नेगेटिव चार्ज मींस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, m की डायरेक्शन। पहले हम इनके मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पे ड्यू टू कौन से पोल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पोल प्लस m पोल जो कहाँ रखा है, एट m पे रखा हुआ है। इस नेगेटिव फील्ड इंटेंसिटी को हमने नाम दिया से v1 इज इक्वल टू कितनी होगी बताइए, म्यू0 ओवर 4 पाई m1m, m2 हो गया 1 n बाय डिस्टेंस कितना np स्क्वायर। डायरेक्शन की तरफ है n से p की तरफ, अलोंग np np। तो v1 इज इक्वल टू म्यू0 ओवर 4 पाई को k लिख दें, km बाय np स्क्वायर। एंड व्हाट इज np स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड डायरेक्शन इज अलोंग np, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर इसके कारण से निकाले तो जितना डिस्टेंस इसका पड़ता है वही सेम ही डिस्टेंस है और पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, तो फील्ड इंटेंसिटी भी सेम आएगी v2। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू नेगेटिव पोल जो कहाँ पे है एट s, that will be what, v2
इज इक्वल टू, लिखने से हम ये लिखने की जरूरत नहीं, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जगह में लिख दे K, और बॉल की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड m ही रहेगा, m बाय डिस्टेंस कितना भाई आपके पास SP स्क्वायर, ठीक है, SP स्क्वायर अलोंग किस डायरेक्शन में, P से और S अलोंग PS। तो इसके मैग्नीट्यूड में लिखें तो ऐसे लिख दिया जा सकता है B2 इज इक्वल टू KM बाई SP स्क्वायर भी कितना है, दैट इज आल्सो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अलोंग डायरेक्शन की तरह P से और S की तरफ अलोंग PS। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें तो KM बाई D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और सेकंड को देखें तो KM बाई D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मींस B1 और B2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। सो क्लियरली magnitude of B1 is equal to magnitude of B2, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर इनका हमने नेट निकालना है तो या तो हम यूज करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन, अब एंगल सर्टेनली नॉन नहीं है तो हम हालांकि कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला यूज होगा वहां पे, लेकिन वो हम अवॉइड कर रहे हैं, तो वेक्टर रिजोल्यूशन कर लेते हैं इस केस में। तो हमने क्या किया, ये साइड जितनी है उतनी साइड ही है, ये भी D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, ये भी D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, तो अगर इस ट्रायंगल को मान लें NPS को तो ये दोनों साइड बराबर है, और बराबर साइड के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये भाई और इसके अपोजिट ये बड़ा एंगल, दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम, ठीक है। अब क्योंकि इस लाइन की पैरेलल डायरेक्शन है और ये वाली लाइन उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अब ये एंगल थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो मैंने ये डायरेक्शन शो कर दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस B1 को रिजोल्व करते हैं, इस एंगल के लोग रिजोल्व करेंगे तो क्या कंपोनेंट आएगा, cos कंपोनेंट कितना, B1 cos थीटा, राइट, और एंगल के लोग cos का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा, sin, कितना, B1 sin थीटा। ऐसे इस B2 को रिजोल्व करोगे तो एंगल के लोग कंपोनेंट कैसा आ जाएगा, दैट विल बी cos कंपोनेंट कितना, B2 cos थीटा, और इस एंगल के लॉन्ग तो cos और इस एंगल के अलग जो कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी भाई, इधर की तरफ कौन आएगा, sin, कौन सा कंपोनेंट, B2 का, B2 cos और ये B2 sin, तो B2 sin थीटा। अब हम ये कह रहे हैं कि B1 और B2 के मैग्नीट्यूड बराबर है, सो दोनों को क्या नाम देते हैं, सपोज B नाम देते हैं उस मैग्नीट्यूड को, तो इसको लिखे B sin थीटा, तो ये भी P sin थीटा, तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, अपोजिट मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, काउंटर कैंसिल कर जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा, और किस डायरेक्शन में है, अलोंग Px डैश, ये x है, ये y डैश थी, तो ये x डैश डायरेक्शन मींस किसके अपोजिट, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, किसके, डायपोल में तो इधर की तरफ है और उसके एंटी पैरेलल, एक्सियल लाइन पे तो पैरेलल आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे एंटी पैरेलल होता है, ध्यान रखना, राइट। इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू एक्सियल की कंपैरेटिव हाफ वैल्यू भी आएगी, हम देखेंगे रिजल्ट में। आपने क्या किया, रिजॉल्विंग B1 and B2 along rectangular direction, रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। इसके बाद क्या किया, हमने कहा कि कंपोनेंट B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं, देन कंपोनेंट्स B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा counter cancels each other, counter cancels each other, ये दोनों कैंसिल करके तो नेट फील्ड कितना बचेगा, केवल B1 cos थीटा और B2 cos थीटा अकाउंट से, सो B रिजल्टेंट दैट विल बी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, राइट, और अलोंग किधर आया, Px डैश, अलोंग Px डैश मींस डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब आप कह रहे हैं कि B1 और B2 की वैल्यू दोनों बराबर है, तो B2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, B1 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो आपने ये लिख दिया b1 cos थीटा प्लस b2 की जगह क्या लिख दिया b1 cos थीटा लिख दिया। तो b1 प्लस b1 कितना हो गया 2b1 cos थीटा। ये आपके पास कौन सी लाइन पे आया इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे। और अलोंग किधर आया px डैश से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसका मतलब यदि आपको इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो एक तो v1 चाहिए, तो v1 की वैल्यू है आपके पास km/d² प्लस l² का। हाँ, और एक cos थीटा। तो cos थीटा देखिए कैसे निकालते हैं। हम ये ले लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट O है और ये डिस्टेंस है √d² प्लस l², राइट। और ये एंगल है थीटा और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपके पास कितना d और ये डिस्टेंस कितना l, ठीक है। जो 90 डिग्री अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, जाइक्यूट एंगल ना होता है ये बेस, और ये क्या परपेंडिकुलर। हमें चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी l ओवर √d² प्लस l²। तो इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं आप क्या से, ये पॉइंट है S है, इन ट्रायंगल SPO। सो फ्रॉम चाहे राइट साइड का ट्रायंगल भी ले सकते थे आप, फ्रॉम राइट ट्रायंगल क्या नाम है इसका SOP। आप cos थीटा लिखेंगे और cos थीटा कितना होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस टू द हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस आपके पास l और हाइपोटेन्यूज है d² प्लस l² का अंडर रूट, d² प्लस l² का अंडर रूट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें यूज कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, इसने लिख रखा है वैल्यू 2b1 cos थीटा। तो b1 की वैल्यू बताइए कितनी है, b1 या b2 दोनों ले लेके वैल्यू सेम ही, तो km/d² प्लस l², k कैपिटल m स्मॉल बाय d² प्लस l², राइट। और cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कितनी लिखी जा सकती है l ओवर d² प्लस l² का रूट, रूट का मतलब हाफ पावर, सो d² प्लस l² रेज़ टू द पावर हाफ। अब यहाँ तो d² प्लस l² की पावर 1 है और ये पावर है हाफ, और गुणा करते समय ताकतें जुड़ जाती हैं, तो 1 और आधा 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 मतलब 3 का आधा 3/2, सो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। सो इसको ऐसे लिख दिया 2km, ऐसे भी लिख देते हैं, k तो बाहर लिख दिया और m × 12, m और ये 12, m × 12 ताकि हमारे पास डाइपोल मोमेंट बन जाए। और नीचे हो गया d² प्लस l² रेज़ टू द पावर 3/2। ये आपके पास कौन आया b इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड आया और किधर की तरफ है इसकी डायरेक्शन अलोंग px डैश। तो px डैश क्या है डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल, तो यहां तो लिख दीजिए अलोंग px डैश था, अलोंग px डैश। अलोंग px डैश का मतलब एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के कैसे एंटी पैरेलल हो, और इसको लिख दें कितना b परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k × m बाय d² प्लस l² रेज़ टू द पावर 3/2। रिजल्ट याद रखना है आपने। और इसकी डायरेक्शन क्या है एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की क्या होगी एंटी पैरेलल होगी। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। लेट इज से इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल का मतलब शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो आप ये कहते हो कि d है किससे ज्यादा होता है 2l से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d जब 2l से ज्यादा है तो l से तो ऑब्वियसली और ज्यादा होगा, सो d² l² से मच लार्जर हो जाएगा। और d² प्लस l² जो टर्म होगी उसके में से हम l² को क्या कर दे छोटी है तो ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो l² को ड्रॉप कर देंगे तो कितना आ जाएगा d², l² ड्रॉप कर दे
तो यहाँ से अगर एल स्क्वायर को ड्रॉप करें तो आपके पास टर्म बनी के एम बाई डी स्क्वायर की पावर 3/2. सो इट मीन्स दैट इट विल बी व्हाट डी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के एम बाई डी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. तो यहाँ ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट क्या कर गया, कैंसिल हो गया. तो कितना आ गया, डी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के एम बाई डी पे कितनी पावर लग जाएगी, 3 डी क्यूब. और डायरेक्शन किधर आ जाएगी, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया. सही क्वेश्चन नंबर 6. तो इसका मतलब एक्सियल लाइन पे तो वैल्यू आई थी कितनी, 2km by d क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितने आई, km by d क्यूब. उसमें तो पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या है, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. तो याद रख लीजिए नोट में, b एक्सियल निकाला था तो आया था 2km by d क्यूब, और डायरेक्शन आई थी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. ठीक है, एंड b इक्वेटोरियल आपने निकाला तो वो कितना आया, km by d क्यूब. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आंसर आता था 2km by r क्यूब, kp by r क्यूब. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए p लिख देते थे, तो 2kp by r क्यूब और kp by r क्यूब. इसमें क्या है, 2km by d क्यूब और km by d क्यूब, वो ये सेम रिजल्ट. तो इसमें डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट. अगर इन दोनों को कंपेयर करना चाहे तो फर्क क्या है, केवल ट्वाइस फैक्टर का फर्क है. तो अगर दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने से क्या आएगा, b एक्सियल टू द b इक्वेटोरियल. ठीक, km by d क्यूब से km by d क्यूब कट जाएगा तो फैक्टर कितना आ जाएगा, ट्वाइस. तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है. इसका मतलब बराबर वैल्यू, इधर की तरफ भी 0.5 सेंटीमीटर ले लें और सपोज इधर की तरफ भी 0.5 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम. ये इधर की तरफ हाफ मीटर ले ली, इधर की तरफ भी हाफ मीटर, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो एक्सियल लाइन पे जो वैल्यू आएगी उसकी हाफ वैल्यू किस पे आएगी, इक्वेटोरियल वैल्यू पे. मतलब बराबर डिस्टेंस पे वैल्यू निकालेंगे. तो इसका मतलब ये वाला सिंपलाइज है b एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इक्वेटोरियल. ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, इससे सहमत नहीं रहेगी. ठीक है, अब हम टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें. So now we calculate the torque acting on a bar magnet in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई बार मैग्नेट है प्लस माइनस m, 2l, ताकि उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कैपिटल M वो हो जाए स्मॉल m इंटू 2l एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. और इस डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. से किसी पोजीशन थीटा पे रखना है हमें, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से हमने शो कर दिया, इक्वली स्पेस्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है से B. और हमने जो बार मैग्नेट मानी है वो सपोज ये मान ली भाई, ये सपोज उसका नेगेटिव पोल है, मींस साउथ पोल, और ये सपोज उसका नॉर्थ पोल है से प्लस है. और आपको पता है कि जब किसी मैग्नेटिक पोल के ऊपर फोर्स निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. सो F लिखते थे दैट इज m into b. अगर ये पॉजिटिव पोल है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, मींस नॉर्थ पोल है. नेगेटिव पोल है तो माइनस m मींस फील्ड के अगेंस्ट. ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि इस डाइपोल को हमने कितने एंगल पे रखा है, इसे थीटा एंगल पे रखा है, और डाइपोल में डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो ये आपके पास साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल की तरफ ये डायरेक्शन होगी आपके पास किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, से m की डायरेक्शन हो. ठीक है, तो अगर इस नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स देखें तो फोर्स कितना होगा बताइए, F इज इक्वल टू m इंटू बी.
प्लस एम बी हो गया, पॉजिटिव पोल है तो प्लस एम बी फोर्स होगा, मीन्स फील्ड की डायरेक्शन। और इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट विल बी अगेन द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, माइनस एम बी, राइट। क्योंकि अगर हम ही कहें कि फील्ड है तो फील्ड का सपोज ये आपके पास नॉर्थ पोल था और ये फील्ड का साउथ पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ होगी, तो इसको ये पॉजिटिव पोल मींस नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल अपनी तरफ खींचेगा और नॉर्थ रिपेल करता है, इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ये इसको साउथ को नॉर्थ अपनी तरफ खींच रहा है और ये साउथ रिपेल करता है, इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि फोर्स ऑन प्लस एम पोल मींस नॉर्थ पोल कितना होगा, दैट विल बी F1 लिख देते, सपोज F1 इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस एम बी, फील्ड की डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग बी, बी की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको अपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ऐसे ही फोर्स ऑन नेगेटिव पोल मींस साउथ पोल पे वो F2 होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मींस एंटी पैरेलल टू बी, बी के एंटी पैरेलल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को अगर देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन इसकी फील्ड के एंटी पैरेलल, तो मींस दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अनलाइक। सो आप ये कह सकते हो क्लियरली F1 and F2 are equal and unlike, equal and unlike, क्योंकि अगर नेट फोर्स देखिए तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी F net is equal to F1 plus F2, जितना मैग्नीट्यूड इधर उतना इधर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आ गया, दैट इज 0। तो नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बट हाउएवर द टॉर्क एक्ट्स, वो कैसे करेगा, क्लियरली F1 and F2 आर इक्वल एंड अनलाइक, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये। तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म से कपल, एंड दिस कपल गिव राइज टू अ टॉर्क। और कपल कैसे निकालते हैं, आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो ये थी, ठीक है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये थी, जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस यहां से n से, और सपोज ये np में परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये थी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये थी, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r परपेंडिकुलर, ये हो गया कौन, np, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो F1 and F2 आर इक्वल एंड अनलाइक, एक्टिंग अलोंग different lines of action, different lines of action form से couple, form से couple, and what this couple will do, this couple produces a torque, form से couple, and this couple give rise to a torque, give rise to a टॉर्क, टॉर्क दे गए, और वो टॉर्क कैसे निकालते हैं भाई बताइए, आइदर फोर्स इनटू द लेंथ ऑफ आर्म, मींस टॉर्क कैसे लिखते हैं, आइदर फोर्स सपोज F ले ले F1 और F2 में कोई भी, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या कहा, np परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किसके ऊपर, sp प्रोड्यूस, ड्रा np परपेंडिकुलर टू sp प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हमें ये r परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप देखिए कि ये जो डाइपोल लेंथ है वो सपोज 2l है, ठीक है, इतनी मान रखें डाइपोल लेंथ 2l, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा ही होगा, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल बनाओ तो बेस 90 डिग्री के अपोजिट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर निकालनी, एनपी और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा,
सो यू कैन राइट इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इस राइट ट्रायंगल का आपके पास, NPS। हमारे पास R परपेंडिकुलर निकालना, तो ऊपर रखा, गिवन कौन सा है 12, जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखते हैं और जो गिवन होती है वो नीचे। तो ये हुआ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज क्या होता है sin थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। सो इट मींस दैट यहाँ से R परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 2L sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क अगर निकालें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है mb, ठीक है, और उसको R परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दे। सो देन टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R परपेंडिकुलर, F को लिखा जाएगा स्मॉल m इंटू b एंड R परपेंडिकुलर लिखा जाएगा 2L sin थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते इसको, टॉर्क इज इक्वल टू बताइए m इंटू 2L लिख दे और इंटू b और sin थीटा, इक्वेशन नंबर 5, और स्मॉल m इंटू 2L आपके पास क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको लिख दिया टॉर्क को कैपिटल M इंटू b और sin थीटा, ये आपके पास आया इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों ही वेक्टर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की पहले डायरेक्शन ये है, देखिए ना अलोंग द डाइपोल, और ये एंगल देखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना थीटा, तो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, उनके बीच में एंगल थीटा, और mb sin थीटा क्या होता है बोलिए, ab sin थीटा होता है a क्रॉस b, तो mb sin थीटा क्या हो जाएगा m क्रॉस b। तो आप इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखे भाई, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा को m क्रॉस b से इक्वेशन नंबर 6। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है, किसके डायरेक्शन किससे देंगे, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंडेड कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, या फिर m से b की तरफ क्रॉस कर देते हैं, हमने पहले पीछे लेक्चर्स के अंदर भी देखिए टॉर्क निकाले हैं। सो यहाँ ये बात ध्यान रखने की, टॉर्क है ये m और b जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर, दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू m एज वेल एज b, m के परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर। अब इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या है बताइए, ये टॉर्क ये करके इधर की तरफ एक फोर्स लगाई है, जैसे कार की स्टीयरिंग हो, आप इधर की तरफ घुमाएंगे, ये वाला इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइपोल ऐसे घूमेगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, रोटेशन करेगी, और ये टॉर्क क्या करवाएगा, इसको फील्ड के पैरेलल लिया है, मोर और लेस फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। सो दिस टॉर्क is equal to mb sin theta tends to align। आपको ध्यान हो जो हमने टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर लूप निकाला, फिर फार्मूला लिखा टॉर्क इज इक्वल टू mb sin अल्फा, m और b के बीच में, m की डायरेक्शन पता चलती थी m कैप से, ठीक है ना, तो n कैप और b के बीच में हमने एंगल लिखा, जिसको हम अल्फा बोलते थे, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin अल्फा, तो सेम रिजल्ट आ गया, tends to align the dipole in the direction parallel to the field, more or less field के पैरेलल ले आएगा आपके पास। इसका मतलब आप यहाँ रखना चाहते हैं इस पोजीशन पे, लेकिन टॉर्क क्या करेगा फील्ड के पैरेलल, इसका मतलब इस पोजीशन पे लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उस डाइपोल को उस फील्ड के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, जो इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं। So now let us discuss the potential energy of a magnetic dipole placed in a magnetic field. Potential energy, as you know, refers to the work. In the previous article, we have learned that कि जब किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, तो टॉर्क फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगर हम उसको किसी एक डिफरेंट लोकेशन पे रखना चाहते हैं, किसी पोजीशन पे, तो पोजीशन के कारण से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसका मतलब उस टॉर्क के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसकी फॉर्म स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से m है,
और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस थीटा पोजीशन के ऊपर रखना है, ये मान लेता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमें थीटा पोजीशन पे रखते हैं, ठीक। तो आपको पता है जब किसी डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या काम करता है, टॉर्क का काम करता है। तो टॉर्क कितना होगा, नाउ व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M placed in a magnetic field at theta position, then a torque acts, then a torque कितनी वैल्यू का भाई, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये मैंने निकाला से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। then a torque टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा acts on it। और इसकी टेंडेंसी क्या होती थी कि टॉर्क इसको घुमा करके फील्ड के पैरेलल ले आता था, एम से बी की तरफ क्रॉस करोगे तो इसको फील्ड की पैरेलल की डायरेक्शन में लाना चाहता है। on it and which tends to align the dipole more or less parallel to the direction of field, parallel to the magnetic field, ठीक है। इसका मतलब ये लाना चाहता है यहाँ पे फील्ड के पैरेलल ले आएगा, जैसे ही रखोगे आप टॉर्क एक्ट करके इधर फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल लाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन आप इसको इस पोजीशन में रखना है, तो इस पोजीशन में रखने के लिए आपको इस टॉर्क के अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं स्मॉल करूं तो आएगा कितना होगा, स्मॉल इनटू डी थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस वर्क को जो पोजीशन थीटा 1 से और थीटा 2 पोजीशन तक रखना चाहता हूं, इसको मैं छोटी छोटी किस्तों में करता हूं। कितनी किस्तें, छोटी सी इंस्टॉलमेंट कितनी, डी थीटा की। तो इस डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टॉर्क के कारण जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने कहा नाउ इन ऑर्डर टू प्लेस डाइपोल इन पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक, मीन्स कितनी, थीटा पे, we have to do work against this torque, against this torque। इस टॉर्क के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन वर्क भी हमारा किसी इंसान है किसमें करेंगे, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट से, डी थीटा की, ठीक है। दैट दिस वर्क is carried in small installments of d theta। तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, सो स्मॉल वर्क डन कितना आएगा भाई, dw, और dw फोर्स की जगह टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में टॉर्क की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो स्मॉल वर्क डन जो आपके पास आएगा, तो dw will be equal to टॉर्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क कितना भाई, mb sin थीटा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, d थीटा। से इक्वेशन नंबर थर्ड, mb sin थीटा d थीटा। ब्रैकेट हटा लीजिए, जैसे नहीं। अब हम ये कहते हैं कि मैं टोटल वर्क निकालना थीटा 1 से थीटा 2। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सम ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट कहां से, थीटा 1 से थीटा 2, दैट वर्क विल बी द सम ऑफ द स्मॉल वर्क डन। लेकिन आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट आपका स्मॉल है, तो वर्क भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। और स्मॉल क्वांटिटीज का जोड़ क्या होता है, नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो समेशन के साइन को किसमें चेंज करते हैं आप, इंटीग्रेशन में।
So W will be integral of dW, and dW is what? mb sin थीटा b थीटा, ठीक है। और थीटा की लिमिट कहाँ से? थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो वेरिएबल है वो कौन है? थीटा। तो इसका मतलब m और b क्या है? कांस्टेंट बाहर लिख देते हैं। तो इसका मतलब W आ गया आपके पास mb और इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 और किसका? साइन थीटा और डी थीटा, सॉरी mb साइन थीटा और डी थीटा है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद रखना, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा साइन एक्स dx जो होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा w इज इक्वल टू mb तो बाहर भाई, और साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस, और इस पे लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस साइन थोड़ा सा और लग रहा है, इसको हम बाहर लिख देता हूँ, माइनस mb और cos थीटा पे लिमिट लगा दीजिए थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। मींस cos वेरिएबल को रिप्लेस करें पहले, मींस cos थीटा 2 माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट मींस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सो ये वर्क है किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो W इज इक्वल टू माइनस mb और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर। अब ये कह रहे कि जो वर्क है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब ये बस इक्वेशन नंबर 4। दिस वर्क डन appears or stores in the form of potential energy, appears in the form of potential energy U, means therefore U is equal to minus mb or cos theta 2 minus cos theta 1। this is equation number 5। अगर हम देखेंगे एक्सप्रेशन किस में आ रहे हैं? कोस में आ रहे हैं। और एक्चुअली जब एक पोजीशन पे रखते हैं फील्ड में तो कुछ वर्क क्या होगा वहां भी, और दूसरे पे ले जाने के लिए वर्क करेंगे तो दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो दोनों में कोस का एक्सप्रेशन आ रहा है। और अगर जीरो लेवल को इनिशियल मानना चाहे, जीरो लेवल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और कोस पे डिपेंडेंट तो जीरो कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो थीटा 1 90 डिग्री ले लें, इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री, ताकि जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मान ले उसको, एंड थीटा 2 1 थीटा ले लें, देन u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन माइनस mb, और ये हो जाएगा cos थीटा 2 किस थीटा cos 90 कितना हो जाएगा? 0। सो cos थीटा माइनस mb cos थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन हमें यूज करना होता है इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि थीटा की जगह 90 रखें तो cos 90 0 रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी वेक्टर ये भी cos थीटा क्या होता है? a डॉट b, सो माइनस m डॉट b, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? स्केलर तो होती है, आपको पता ही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7। अब इसमें क्योंकि हमारे पास दो केस हो सकते हैं, पहला तो थीटा 1 अगर 90 डिग्री हुआ तब एक थीटा 0 या 180 इस फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। जब हम थीटा 0 लिखेंगे, जो टॉर्क में आता है साइन का एक्सप्रेशन, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 कितना 0। टॉर्क 0 इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, लेकिन वो भी दो कंडीशन में, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो आएगी किसके लिए? आपके पास जब थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है, cos 0 1 तो माइनस mb, और 180 डिग्री होगा तो प्लस mb मैक्सिमम आएगी। तो जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कहोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। तो आप ये लिख सकते हो केस फर्स्ट, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो cos 90 आपके पास हो जाता है 0। सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी? मिनिमम 0 होगी, रेफरेंस लेवल आपके पास चूज कर सकते हैं आप। केस सेकंड, अगर आप कहते हैं कि थीटा 0 या 180 डिग्री हो, ठीक है, तो जो साइन टॉर्क कितना होता है? देन टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। इसका मतलब साइन कितना क्या आएगा? 0, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0,
देन सो टॉर्क तो कितना आ गया 0। टॉर्क 0 का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है थीटा 0 या 180 डिग्री के लिए। लेकिन अगर हम पोटेंशियल जी की बात करें तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 हो जाता है आपका भाई 1, ठीक है, सो u आ जाएगा कितना -mb और cos 0 कितना 1, सो पोटेंशियल एनर्जी u आ जाएगी -mb एंड दैट इज व्हाट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कैसा, स्टेबल। सो इस इक्विलिब्रियम कैसी पोजीशन को बताएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लेंगे तो वही cos 180 होता है भाई, याद रखना cos 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो देन u इज इक्वल टू -mb और cos 180 कितना लिखा आपने -1, तो माइनस माइनस प्लस, सो u इज इक्वल टू +mb और ये आपके पास कैसी हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो कैसा होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना थीटा इज इक्वल टू 0 तो किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसके अंदर डिस्कस करते हैं।